नहीं, 2 साल बाकी, 2 साल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनीमिया। ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी। खून आप सब लोगों ने देखा है, लाल कलर का होता है ना, सुर्ख लाल। जब भी कभी बॉडी में कट लग जाती है तो खून बहना शुरू हो जाता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में खून बह रहा है। खून का सर्कुलेशन बॉडी के हर एक सेल तक है, हर एक टिश्यू तक है। और खून हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खून ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को हर सेल तक लेके जाता है। और ऑक्सीजन का यूज करती है सेल ऑक्सीडेशन के लिए, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और उस एनर्जी को हमारे डेली लाइफ रूटीन में हम यूज करते हैं। बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उठना, बैठना, बोलना, सुनना, सबके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वह एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ठीक है, ये क्लास डिस्टर्ब ना करें। जो लोग पर्सनल टॉकिंग कर रहे हैं प्लीज वो लोग अपने आप को म्यूट रखें, जिससे आपकी आवाज बाकी स्टूडेंट्स को नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में खून बनता कैसे है? खून बनता है रेड बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो बोन का सेंटर पार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए बोन का स्ट्रक्चर, बोन का ये कॉर्नर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये है सेंटर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर होता है बोन मैरो, और बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है आरबीसीएस सेल्स का। ठीक है, और ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसीएस, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीएस। डब्ल्यूबीसीएस को व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये व्हाइट कलर की होती है, कलरलेस होती है, इसलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और ये प्रोटेक्शन का काम करती है, बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र में काम करती है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। ठीक है, खून का थक्का जमाने का काम प्लेटलेट्स का होता है। और ये है आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। इस पे क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन और आयरन जब आपस में कनेक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा? हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। जब ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से कनेक्ट होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इस तरह से ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है बॉडी में। ठीक है, और एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इज सीन। हीमोग्लोबिन यदि कम हो जाएगा तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मींस लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी एनीमिया कहलाती है। हम इस लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया, कॉजेस ऑफ एनीमिया, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, ट्रीटमेंट एंड रिस्क फैक्टर्स। तो ये आपको इमेज क्लियर है? कहां पर बनता है आरबीसीएस सेल? रेड बोन मैरो में। ठीक है, और ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स। ये तीनों ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। जब किसी पेशेंट को एनीमिया हो जाता है तो उसको फटीग मतलब थकावट, डिजीनेस मतलब उसका सर चकराता है, आईज उसकी हल्की सी येलो पड़ जाती है। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाता है, सांस सांस लेने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, और इंटेस्टाइन में भी चेंज आने लगता है, उसका डाइजेशन वीक हो जाता है, उसके हार्ट में पाल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, चेस्ट पेन होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है इन केस ऑफ एनीमिया एज अ सिम्टम्स। हर बीमारी के लक्षण होते हैं, लक्षण बताते हैं कि बीमारी कौन सी है, लक्षणों के आधार पर बीमारी का निर्धारण किया जाता है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता लगाना। और जब भी पेशेंट को दर्द हो, बुखार हो, इन्फेक्शन हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेगा, यूरिन टेस्ट करेगा, उसका हार्ट बीट चेक करेगा, पल्स रेट, वाइटल साइंस चेक करेगा। वाइटल साइंस मैंने आपको बताए थे ना, क्या होते हैं वाइटल साइंस? हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट और ब्रीदिंग रेट, ये वाइटल साइंस कहलाते हैं। ये डिजीज कंडीशन में इसमें वेरिएशन आ जाता है, तो इसके वेरिएशन के आधार पे डायग्नोसिस की जाती है कि पेशेंट को कौन सा प्रॉब्लम है।
ऑब्वियसली यदि पेशेंट की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, तो उसकी बॉडी पीली पड़ जाएगी, है ना। जैसे जॉइंटिस के केस में क्या होता है, पीलिया में बॉडी पीली पड़ जाती है क्योंकि ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। लिवर सही से काम नहीं करता, लिवर सेल डैमेज हो जाते हैं, तो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना। बिलिरुबिन की वजह से हमारी जो लेटरिन है वो येलो कलर की होती है। तो वो जो पिगमेंट लेटरिन को येलो बनाता है, वही पिगमेंट हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, तो हमारी आईज येलो हो जाती है, नेल्स येलो हो जाते हैं, और सब कुछ येलो येलो सा दिखने लगता है। स्किन भी आपकी हल्की सी पीली पड़ जाती है, इसी को हम पीलिया बोलते हैं। ठीक है। जॉन्डिस, तो हमारा जो रेडनेस होती है ना, हमारे चेहरे पे, हमारे अंदर यदि हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो हमारा चेहरा भी थोड़ा सा अच्छा खिला खिला सा रेडनेस रहेगी हल्की सी, है ना, लालिमा लिए हुए। कहते हैं ना कि भाई चेहरे पे बड़ी लालिमा है है ना, तो वो लालिमा खून की होती है। हाँ जी। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? हम्म। ठीक है, तो एनीमिया मींस ब्लड की कमी हो जाना। ठीक है। अब हमने सिम्टम्स देखे एनीमिया के, ठीक है, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? ठीक है। तो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो ये पता लगाया जाता है कि एनीमिया किस टाइप का है ना। हमारी बॉडी में खून 4 इंग्रेडिएंट से बनता है। पहला इंग्रेडिएंट है फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 कहते हैं, ठीक है, फॉलिक एसिड। और दूसरा होता है साइनोकोबालामीन, विटामिन B12। तीसरा होता है आयरन। चौथा होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो प्रोटीन है, इसकी सिंथेसिस किडनी में होती है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स यदि है तो बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होगा। और इन तीनों में से यदि कोई भी एक नहीं है या कम है तो फिर ब्लड का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और बॉडी यदि ब्लड नहीं बना पाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। एक तो ये रीजन हो गया, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन B9, deficiency of vitamin B12, cyanocobalamin, deficiency of iron. Iron is a mineral, it's a element. ये मिनरल की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, आयरन की। और नेचुरल सोर्सेज से हम आयरन डाइट में लेते हैं, जैसे अनार हुआ, बीट हुआ, चुकंदर, है ना, इसमें आयरन नेचुरली प्रेजेंट रहता है। और ये जो बीट आपका रेड नजर आता है, ये आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है, क्योंकि आयरन रेड कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तो ये कारण हो गया डेफिशिएंसी। दूसरा क्या हुआ, यदि हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, एमसी एमसी में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में फीमेल्स में एनीमिया देखा जाता है। और बहुत सारी हमारे इंडियन फीमेल को एनीमिया हो जाता है, क्योंकि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो जिसकी वजह से उनमें खून की कमी हो जाती है। तो एक ये कारण है। ठीक है। दूसरा है डाइट में कम होना, जो मैंने अभी आपको बताया, विटामिन और मिनरल की डाइट में कमी हो जाना। ठीक है। तीसरा होता है मेडिकेशन। कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो खून बनने की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, है ना। तो ट्रीटमेंट में हम कुछ ऐसे मेडिकेशंस देते हैं जो कि ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। जैसे हम आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, इस टाइप की हम फॉर्मुलेशंस यूज करते हैं जिसमें आयरन होता है। तो आयरन के टेबलेट दिए जाते हैं, आयरन का सिरप दिया जाता है। ठीक है। और फिर इसको जैसे 2 से 3 महीने जब लिया जाता है तो फिर नॉर्मल ब्लड टेस्ट जब हम करते हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा आ जाता है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या देखा, हम विटामिन देंगे, मिनरल देंगे, है ना। जैसे हमने आयरन दिया तो आयरन के साथ हम विटामिन C देंगे। इससे क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। ठीक है। और हम पेशेंट को ये सलाह देंगे कि वो डाइट में ऐसी चीजें ले जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, जूस पिए, है ना। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम, यदि बहुत ही ज्यादा ब्लड कम हो गया है, जैसे इन केस ऑफ एक्सीडेंट, गाड़ी गाड़ी से जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें सडन ब्लड लॉस हो जाता है। अब उस केस में क्या है, बॉटल चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि खून बनने में तो टाइम लगेगा। एकदम से ओवर द नाइट तो ब्लड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे उसको 1-2 बॉटल खून चढ़ा देंगे, तो उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कभी कभी क्या होता है, जो बोन मैरो होता है वो फेल हो जाता है। बोन मैरो फेलियर की वजह से ब्लड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम क्या है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी भी दी जाती है। एंटीबायोटिक थेरेपी इसलिए दी जाती है कि इन्फेक्शन की वजह से यदि बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है
तो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बॉडी से इरेडिकेट करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है। बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मेडिकेशन के थ्रू, चेंज इन डाइट, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव डिजीज। यदि किसी भी बीमारी की वजह से बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो ये एनीमिया के ट्रीटमेंट हो गए। ठीक है। बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। रेड बोन मैरो यदि कम हो जाएगा तो ब्लड बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बोन मैरो का हम ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। एक केस मैंने आपको बताया, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ, सडन ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज्यादा खून बह गया, तो पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। तो उस केस में उसको इमीडिएटली ब्लड चढ़ाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। तो ये एनीमिया का मैनेजमेंट है, एनीमिया का ट्रीटमेंट है कि एनीमिया को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हमने सिम्टम्स देख लिए एनीमिया के। यहाँ पर हमने ये देखा ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, और ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है? इसमें प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसीएस होता है और आरबीसीएस होता है। डब्ल्यूबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पस या रेड ब्लड सेल्स। और आरबीसीएस का शेप क्या होता है? ये कॉनकेव शेप की होती है। इसका कलर क्या होता है? रेड कलर की होती है। रेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और आरबीसीएस पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। आरबीसीएस का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन तक जीती है ये सेल। ठीक है। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में आता है वुमेन। वुमेन को ज्यादा होता है एनीमिया इन कंपैरिजन ऑफ मैन। ठीक है। बच्चों को होता है, चिल्ड्रन को। ठीक है। जिनकी एज 1-2 साल की रहती है उनको एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। इन्फेंट्स को होता है, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी, न्यूनेट्स जिनको हम बोलते हैं, जो बच्चा तुरंत पैदा होता है। ठीक है। उसमें यदि खून की कमी हो जाए तो वो नीला पड़ जाता है, तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। पीपल ओवर 65, ऐसे पेशेंट जिनकी एज 65 से ज्यादा है उनको भी एनीमिया हो सकता है। पीपल ऑन ब्लड थिनर्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि खून को पतला करते हैं, ऐसे ड्रग्स भी एनीमिया प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ एनीमिया। इट इट हैज सीन मोर इन वुमेन इन कंपैरिजन ऑफ मैन। चिल्ड्रन में होता है, इन्फेंट्स में होता है, पीपल ओवर 65 ईयर्स ओल्ड, पीपल ऑन ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर जो मेडिसिन आती है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो खून को पतला करती है, एज अ पेन किलर भी यूज होती है ना। अब देखो, फीमेल में क्या होता है, जब हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो ब्लड लॉस की वजह से इनमें खून की कमी हो जाती है। और जब कोई लेडी कंसीव करती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कैल्शियम की जरूरत, कैल्शियम, आयरन, जितने भी मिनरल्स है सबकी जरूरत उस बच्चे को भी पड़ती है। तो आयरन की भी जरूरत पड़ती है। अब आयरन बच्चे को भी चाहिए, माँ को भी चाहिए, तो माँ के आयरन की नीड बढ़ जाएगी। ठीक है। और किसी व्यक्ति में यदि खून की कमी हो जाए तो उसमें कमजोरी आती है। खून की कमी की वजह से कमजोरी आती है। कमजोरी आने पे वो जल्दी थक जाएगा, चलेगा फिरेगा तो सांसें फूलने लगेगी, चक्कर आएंगे, ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है। और हमारे देश में बहुत सारी फीमेल्स को एनीमिया है। एनीमिया का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। हर साल हमें खून की जांच करा के पता करना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते, और एनर्जी बनती है ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज खा के ये अपनी कौन? डाइट फुलफिल जैसे करें। से हलरत। हाँ, ये कौन है? आप प्लीज। और हेलो। से अच्छी थी। आप अपनी पर्सनल टॉकिंग प्लीज वो ना उठा के देखो। करें, बाकी सब लोग भी है, सब सुनते हैं आपकी बातें। आप चाहते हैं कि सबको बातें सुनाना? हेलो। ये दूसरे देखा। मैं आपको क्लास से बाहर कर सुबह दूंगा जो हूँ डिस्टर्ब उसमें अटक गया करेगा। हूँ। तब मैं भाग के आऊंगा। सर सलमान इब्राहिम है हूँ। सलमान, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं? आप अपनी पर्सनल बातें सबको क्यों सुना रहे हैं?
तो हमारे सॉरी कंट्री में सर, सॉरी सॉरी। देखिए सलमान, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को म्यूट करके अपनी पर्सनल बातें कर सकते हैं, उसमें मुझे इश्यू नहीं है। लगा, मुझे लगा म्यूट ही हूं मैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एनीमिया मतलब खून की कमी, समझ में आ रहा है कि नहीं? रिस्पॉन्स दीजिए, अभी जब सवाल सर करता हूं तब बोला कीजिए, समझ में आ सर रहा एक है? बार डबल से समझाइए सर। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। क्या होता है? खून की कमी। अब खून की कमी किन कारणों से हो सकती है बताओ? खून की कमी का खून की कमी के कारण है, पीरियड में महिलाओं को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या किसी की बॉडी में बोन मैरो डिप्रेशन हो गया, मतलब बोन मैरो कम हो गया। तो बोन मैरो कम हो जाएगा तो खून कम बनेगा। तो हम उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, उस पेशेंट के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, डालेंगे उसके अंदर बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो ही तो खून बनाएगा। खून बनने बनने के लिए चार चीजें चाहिए: फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन B9, ठीक है, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, और आपका आयरन चाहिए। तो आयरन हमें नेचुरल सोर्सेज से भी मिलता है, नेचुरल सोर्सेज से नहीं ले पा रहे तो आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन आते हैं। खून में आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन IV रूट से दे दिया जाता है। तो यदि आयरन की कमी से हो रहा है तो आयरन की कमी की पूर्ति हो जाएगी। जिस भी इंग्रेडिएंट की वजह से बॉडी में खून नहीं बन पा रहा है, वो इंग्रेडिएंट बॉडी को अवेलेबल कराना पड़ेगा। आप लोग घर बनाते हो और अचानक ईटा खत्म हो गई तो घर बनेगा क्या आपका? नहीं बनेगा। सीमेंट की जरूरत है, रेता की जरूरत है, ईटा की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है, और पानी की जरूरत है। ये सारी चीजें यदि रहेगी तो आपका घर बनेगा। और इसमें से कोई चीज कम पड़ जाएगी तो घर नहीं बन पाएगा, कमजोर घर बनेगा। तो हमारी बॉडी में खून की जरूरत है। खून बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। खून एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, और खून के बिना हमारा जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रक्त, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रक्त, ठीक है। तो ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। ब्लड में WBCS होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBCS। और RBCS पे ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमारी बॉडी में थकावट हम महसूस करेंगे, कोई भी काम करेंगे हम हांफने लगेंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, हमको कमजोरी का एहसास होगा, खाना खाएंगे तो उल्टी जैसा लगेगा, सर दर्द होगा, है ना, बॉडी में पूरी अकड़न जकड़न सी रहेगी। तो खून हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खून से ही हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपने देखा, है ना, ये रीजंस आपको समझ में आए। हमें इसके लिए बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, है ना। हमें फल फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना, हमें ताजा भोजन करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि हमने खाना बना के सुबह रखा और शाम को खा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने यदि खाना बनाया है तो खाना बनाने के 45 मिनट के अंदर हमें उस भोजन को खा लेना चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल सके। अपने खान पान का आप सभी लोग ध्यान रखा करो। और बीइंग एज अ फार्मासिस्ट आपको सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि भैया टाइम पे खाओ पियो और अच्छी डाइट लो, फल फ्रूट सलाद, है ना, अच्छा भोजन करो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो स्वस्थ रहोगे, है ना। तो भोजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। एनीमिया इज अ मेजर किलर डिजीज इन इंडिया। हमारे भारत देश में एनीमिया बहुत लोगों को हो जाता है, क्योंकि खान पान सही नहीं रहता है ना। बेरोजगारी की समस्या भी है, इलिटरेसी भी काफी है ना, और उतनी अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। तो एनीमिया बहुत से लोगों को होता है ना। स्टैटिक्स रिवील दैट एवरी सेकंड इंडियन वुमेन इज एनीमिक। मतलब स्टैटिक्स कहते हैं कि भारत में वुमेन्स को इन कंपैरिजन ऑफ मैन एनीमिया ज्यादा होता है। 1 in every 5 मैटरनल डेथ इज डायरेक्टली ड्यू टू एनीमिया। मतलब जब कोई लेडी माँ बनती है तो उसमें एनीमिया की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और उसकी वजह से उसकी जान भी चली जाती है। क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी आयरन चाहिए, माँ को भी आयरन चाहिए। वैसे ही तो माँ पहले ही तो कम आयरन ले रही थी, अब उसके पेट में बच्चा आ गया है तो वो आयरन अब बच्चा लेगा कि माँ लेगी, है ना। तो ऐसे में माँ की जान जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आयरन बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी भारत सरकार क्या करती है, प्रेग्नेंट वुमेन को निशुल्क आयरन की टेबलेट देती है। भर भर के 30-30 40-40 गोलियां हर महीने देती है कि खाओ और अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा करो। और जो एनीमिया है वो किसी को भी हो सकता है,
लेकिन वही है कि बच्चों को थोड़ा ज्यादा होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा होता है, और बूढ़ों को ज्यादा होता है। बाकी हो तो किसी को भी सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। एनीमिया की डेफिनेशन है ना, आपको मैं बता चुका हूँ। एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है? लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी ही एनीमिया है। डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसीएस और लेस देन नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है? नंबर ऑफ आरबीसीएस कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये मैं आपको सब बता चुका हूँ रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सीजन को हर सेल तक लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आएगा, फेफड़ों तक लेके आएगा, ताकि उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। देखिए, आरबीसीएस एपेन लीवे चॉकलेट जैसी होती है, रेड कलर की, है ना। ये देखिए एपेन लीवे खाई होगी आपने। ठीक है, कॉनकेव शेप की होती है और सुर्ख लाल होती है। ठीक है, और ये देखिए आर्टरी और वेन्स में इस तरह से बहती है ये आरबीसीएस, है ना। ये देखिए यहाँ पर बह रही है आरबीसीएस। Now we see classification of anemia on the basis of causes, on the basis of morphology. On the basis of causes, blood loss, inadequate production of normal blood cells, excessive destruction of RBCS. कभी कभी क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाने की वजह से आरबीसीएस का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिस वजह से आरबीसीएस कम हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इट हैज थ्री टाइप्स: नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। मतलब आरबीसीएस का जब प्रोडक्शन होता है तो हो सकता है या तो वो छोटी बन जाए, या हो सकता है वो ज्यादा बड़ी बन जाए, है ना, या वो नॉर्मल साइज की हो। तो नॉर्मल साइज की है तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन कभी कभी नॉर्मल साइज की आरबीसीएस भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, क्योंकि उस पर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एनीमिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी: नॉर्मो नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक में क्या होता है? नॉर्मल, माइक्रो में छोटी और मैक्रो में बड़ी आरबीसीएस का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्लासिफिकेशन है एनीमिया का। प्रोलिफरेशन क्या होता है? एक सेल से दूसरी सेल का बनना। ठीक है, हेमरेज क्या होता है? हेमरेज होता है ब्लड लॉस। इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है, बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। यदि जीआई ट्रैक में इंफेक्शन हो जाए तो स्टूल में ब्लड आने लगता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। हेमरेज मतलब होता है ब्लड लॉस। अब वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? जिसमें आरबीसीएस का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, आरबीसीएस का डिस्ट्रक्शन कब होगा? जब हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जिस वजह से आरबीसीएस का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा और नंबर्स में आरबीसीएस कम हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। अब किन किन कंडीशंस में आयरन की नीड बॉडी में बढ़ जाती है? ठीक है, फीमेल को आयरन की नीड मेल से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हर महीने उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए उनको आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। तो फीमेल्स को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आयरन की उनकी बॉडी में कमी ना हो। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी आयरन की नीड बढ़ जाती है। लैक्टेटिंग वुमेन की आयरन की नीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो छोटे बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करा रही है, तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और बच्चे को न्यूट्रिशन 6 महीने तक तो माँ के दूध से ही मिलता है। तो माँ के शरीर में यदि पर्याप्त न्यूट्रिशंस रहेंगे तभी तो उसका दूध बच्चे को न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो लैक्टेटिंग वुमेन मतलब स्तनपान कराने वाली माँ को लैक्टेटिंग वुमेन बोलते हैं। ठीक है, बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक माँ के दूध पे ही जिंदा रहता है, तो माँ का दूध उसके लिए बहुत जरूरी रहता है। और यदि बच्चा माँ का दूध ना पिए तो आगे चल के कमजोर हो जाता है। इसलिए आपने पिक्चरों में सुना होगा ना, डायलॉग बोलते हैं,
आजा माँ का दूध पिया होगा तो जो माँ का दूध पीते हैं वो लोग बहुत मजबूत होते हैं, छत्रपति शिवाजी जैसे बनेंगे और शक्तिशाली रहेंगे। चौड़ा सीना रहेगा 56 इंच का। तो माँ का दूध बहुत जरूरी है क्योंकि वो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है और बच्चा उस टाइम पे ग्रोइंग स्टेज में होता है। और माँ के दूध से ही बच्चे को एंटीबॉडी भी मिलती है। कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? IgG। एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसी भी इंफेक्शन से बचाते हैं। कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाए तो उसको किल करते हैं, उसको इरेडिकेट करते हैं, उससे लड़ते हैं। तो एंटीबॉडी जरूरी है हमारे लिए। अब छोटा बच्चा है, माँ का दूध पिएगा तो एंटीबॉडी मिल जाएगी उसको, है ना। अब ग्रोइंग इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, जब बच्चे छोटे होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उनको आयरन की नीड ज्यादा होती है। ठीक है। अब कभी किडनी में यदि इन्फेक्शन हो जाएगा तो किडनी इस इन्फेक्शन की वजह से एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएगी, तो एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो जाएगी, तब भी खून नहीं बनेगा, है ना। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी फॉर्मुलेशंस आती हैं जो कि ब्लड ब्लड की कमी को बॉडी में पूरा करती है। अब इंक्रीज्ड लॉस, मतलब ब्लड का लॉस भी तो बढ़ सकता है, जैसे GI ब्लीडिंग हो गई, है ना। और मैनोरिया हो गया, है ना। और आपका हीमेचूरिया हो गया, ठीक है। इंट्रावास्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, रेगुलर ब्लड डोनर्स, है ना। यदि आप ज्यादा ब्लड ब्लड डोनेट करोगे तब भी तो खून की कमी हो जाएगी। कुछ लोग क्या है, बिजनेस खोल के बैठे हैं, उनको खून बेच के पैसा कमाते हैं, वो स्पर्म बेच के पैसा कमाते हैं, है ना। कुछ लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो अपनी एक किडनी बेच देंगे, है ना। तो इस टाइप का लोग काम करते हैं। तो इस केस में यदि आप ब्लड ज्यादा बेचोगे, ज्यादा डोनेट करोगे, तब भी खून की कमी हो सकती है। और कोई भी यदि पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में आपके RBCs का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, तो वहां पर भी आयरन की नीड बढ़ जाती है। एक तो ये हो सकता है कि आप आयरन खा रहे हो लेकिन आपके डिओडिनम में आयरन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, छोटी आंत में, है ना। या तो आपने आयरन के साथ में कुछ ऐसे मेडिकेशन लिए हैं, या कुछ आयरन के साथ में कुछ आपने ऐसी डाइट ली है कि आयरन आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो आप खाओगे तो आयरन पेट में तो जाएगा, लेकिन वो अवशोषित होकर खून में नहीं जाएगा। खून में नहीं जाएगा तो आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के RBCs का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, हीमोक्रीट लेवल का कम हो जाना, ब्लड टेस्ट में दिखाता है कि पेशेंट को एनीमिया हो गया है। अब पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और पेशेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन में चला जाएगा। हाइपोक्सिया में क्या होता है? घुटन होने लगती है। हाइपोक्सिया में क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ठीक है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखा? एनीमिया की डेफिनेशन देखी, व्हाट इज एनीमिया। हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनीमिया। हमने देखा व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमने देखा RBCs का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, RBCs की लाइफ स्पान कितनी होती है, और एनीमिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब हम ये लैब टेस्ट करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि पेशेंट में एनीमिया तो नहीं है। CBC टेस्ट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। ठीक है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है। हम आयरन का लेवल चेक कर सकते हैं ब्लड में, ठीक है। और फेरेटिन के फॉर्म में आयरन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है। और ये देखो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, है ना, इन सब का हम टेस्ट कर सकते हैं कि बॉडी में ये कम तो नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये लैब टेस्ट की हेल्प से हम डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट को एनीमिया है या नहीं। जैसे नेल्स का ब्रिटल हो जाना, है ना, नाखून जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं, है ना, ब्रिटल से हो जाते हैं। और डिस्फेजिया की प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्फेजिया मतलब पेशेंट जब खाना खाता है, गिलता है, तो उसको दर्द होता है गले में, तो इसको बोलते हैं डिस्फेजिया, है ना। ग्लॉसिसाइटिस हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन। आइटिस जहां भी वर्ड नजर आए मतलब इन्फेक्शन। हेयर्स की क्वालिटी डाउन हो जाती है, हेयर्स आपके काफी ज्यादा ड्राई ड्राई से ब्रिटिल से हेयर हो जाते हैं, है ना, और बाल टूट के झड़ने लगते हैं। तो ये सब एनीमिया की कमी से होता है। और नजर कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए एनीमिया के। ये देखो जीभ और ये नेल्स देखो कैसे हो गए हैं, है ना। और ये हाथ देखो, हाथ में क्या डिफरेंस आता है।
एनीमिया की कमी में हाथ पीला पीला सा हो जाता है। हाथ का पीलापन क्या बताता है? खून की कमी है। और ये देखो आंख, ठीक है, स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली क्या होता है? जो स्प्लीन है उसमें यदि स्वेलिंग आ जाए, इनलार्जमेंट हो जाए, तो उसको स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। मिगैली वर्ड जहां पर भी नजर आए मतलब इनलार्जमेंट, किसी भी ऑर्गन का बड़ा हो जाना मिगैली कहलाता है। तो स्प्लीनोमेगैली कहाँ होगी? स्प्लीन में होगी। स्प्लीन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गन होता है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये नॉर्मल स्प्लीन है और यहाँ पर स्प्लीनोमेगैली हो गई है, मतलब स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे स्प्लीनोमेगैली। देखिए एंगुलर, यहाँ पर आप ये कॉर्नर्स देख सकते हैं, ठीक है, जो लिप्स के कॉर्नर है यहाँ पर हल्का सा कट पड़ गया है, ठीक है, जिसको हम एंगुलर चिलाइटिस कहते हैं। इसमें यहाँ पर हल्का सा कट पड़ जाता है और निशान बन जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है एनीमिया का। अब एनीमिया की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? तो फीमेल में और मेल में इसकी वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। फीमेल में चाहिए 12, 13, 14 तक चलेगी, और मेल में रहनी चाहिए 13 से 16 के बीच में, ठीक है। तो माइल्ड एनीमिया कब कहलाएगा? जब ये जो वैल्यू है ये आपकी 9-10 के आसपास रहेगी। और मॉडरेट कब कहलाएगा? जब ये 7-8 के आसपास रहेगी। सीवियर कब होगा? जब ये 7 से कम हो जाएगी। और वेरी सीवियर कब होगी? जब ये 4 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगी। तो ये सीवियर एनीमिया का केस होगा, मतलब खून की बहुत ज्यादा ही कमी हो गई है, पेशेंट ना तो उठ पाएगा ना तो चल पाएगा, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम होगी, इतना कम उसके बॉडी में खून हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम हीमोग्लोबिन का लेवल 12-13 से ऊपर ही रहना चाहिए मेल फीमेल का, ठीक है। ब्लड टेस्ट यदि आप कराते हो तो उसमें हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो 12-13 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। यदि इससे कम आ गई तो आपको एनीमिया की शुरुआत हो जाएगी। तो माइल्ड एनीमिया 9 to 10, मॉडरेट एनीमिया 7 to 8, सीवियर एनीमिया लेस देन 7, और वेरी सीवियर एनीमिया में लेस देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये WHO के गाइडलाइंस है एनीमिया के लिए कि कब आपको कौन सा एनीमिया होगा। ये कैसे कंफर्म होगा? इस चार्ट से। कॉजेज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, है ना, इसमें मैंने आपको बताया ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस की वजह से होगा, और बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से होगा, हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से होगा, प्रेगनेंसी की वजह से होगा, ठीक है। और एडोलेसेंस भी होता है। एडोलेसेंस मतलब क्या होता है? जिनकी एज 14 से 13 साल के बीच में रहती है, ठीक है, उनको एडोलेसेंस बोलते हैं। जुवेनाइल, है ना, जैसे जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं नियोनेट। 3 साल का हो जाएगा बोलेंगे टोडलर, स्कूल जाने लगेगा बोलेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। 14 साल से ज्यादा का हो जाएगा और 17 साल से कम का है तो बोलेंगे जुवेनाइल, और 18 साल से ज्यादा का हो जाएगा तो बोलेंगे एडल्ट, ठीक है। और 60 साल से ज्यादा का हो जाएगा तो बोलेंगे जेरिएट्रिक्स। जेरिएट्रिक्स मतलब बुढ़ा हो गया आप। इनएडुकेट आयरन एब्जॉर्प्शन, डाइट में आप प्रॉपर ले रहे हो लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है ना, डाइट में तो खा रहे हो लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, एक ये भी प्रॉब्लम है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये कुछ फॉर्मुलेशन है जो कि मार्केट में मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल है। जिन पेशेंट को आयरन की कमी है वो मेडिकल स्टोर जाए, डॉक्टर से कंसल्ट करे और इन फॉर्मुलेशंस का कंजप्शन करे तो उसकी बॉडी में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। तो इसमें मैंने आपको बताया था फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट और पॉलीसेकेराइड आयरन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इनके डोजेज यहाँ पर दिए हुए हैं, 225 mg, 240 to 225 mg, 225 to 160 mg और 150 mg, है ना। एलिमेंटल आयरन, आयरन की डिफिशियंसी को पूरा करता है, और इसके इंजेक्शंस भी आते हैं आयरन सुक्रोज के, प्रेग्नेंट लेडी को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एनीमिया खत्म होता है। समझ में आया आपको? What are the types of anemia, causes of anemia, symptoms of anemia, treatment of anemia, and what are the risk factors? Is it clear? Hello? यस सर। यस सर, यस सर। Yes, sir.
चलिए, नाउ आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चन जस्ट टू इंश्योर दैट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एनीमिया? बताओ. लॉसेस ऑफ ब्लड. ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड. और बताओ. डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीएस सेल, प्रेगनेंसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, लैक्टेशन. प्रेगनेंसी, हेमोरेजिक. हाँ, हेमरेज. वेरी गुड. एनीमिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हाइपोक्रो से इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है. इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा. आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है. ठीक है, आपको बस इतना भी पता हो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया कितने प्रकार का होता है, एनीमिया के सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है ना, रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो आप आराम से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो. ठीक है, अब बताओ ब्लड की कंपोजिशन. कंपोजिशन ऑफ ब्लड. आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स. वेरी गुड. ठीक है, अब बताओ रिस्क फैक्टर. वुमेन, चिल्ड्रन, एज. हम्म, वेरी गुड. क्या बात है, मैं तो सोच रहा था आप लोग शायद सुन नहीं रहे, लेकिन आप लोग ने तो सबने ध्यान से सुना है. ठीक है, वेरी गुड. आप लोग सब सही आंसर दे रहे हो. ठीक है, आपके इस लेक्चर की मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, हम इसको हमारे पास थोड़ा समय है, हम इसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, फिर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप में से जो लोग सुन नहीं पाए हैं अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से, तो वो फ्री टाइम में इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं, और ये स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, और ये पीपीटी भी आप लोग के पास रहेगी. ठीक है, तो एनीमिया यदि हम कम शब्दों में कहें तो खून की कमी एनीमिया होती है. ठीक है, खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं. खून हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि खून ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? ऑक्सीडेशन के लिए. ऑक्सीडेशन की जरूरत क्यों है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. एनर्जी की जरूरत क्यों है? बिना एनर्जी के तो काम ही नहीं होता है ना. आपको चलना फिरना उठना बैठना हर काम के लिए एनर्जी चाहिए. अब सोचो खून कम हो जाएगा और तो जिससे एनर्जी बॉडी की कम हो जाएगी, तो हमें कैसा लगेगा? थका थका लगेगा कि नहीं? कोई भी ऐसा काम जिसमें स्टेमिना की जरूरत है, धुआंधार परफॉर्मेंस चाहिए, दौड़ना है, भागना है, बोलना है ना, भाषण देना है, पढ़ाना है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अभी मैंने भी मेरा हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया था, बढ़िया फर्स्ट क्लास आया है 15. बहुत कम लोगों का रहता है. मैं आयरन आयरन के लिए ये जो अनार का जूस है ना, वो पीता हूँ मैं हर एक एक दिन के आड़ में. अभी बीच में तो मेरा हीमोग्लोबिन और अच्छा था, 16 हो गया था. मैंने फिर देखा कि यार हीमोग्लोबिन बढ़ने से तो कोई बीमारी नहीं होती है, नहीं तो पता चला मेरा हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाता है ना. तो हीमोग्लोबिन आप लोग भी टेस्ट कराइएगा. ठीक है, 200 रुपए का ब्लड टेस्ट होता है, तो आपको पता चल जाएगा आपका हीमोग्लोबिन क्या है. कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जब मैं बीमार पड़ूं तो अभी हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाऊं. अरे साल में एक बार करवा लेना चाहिए, पता तो चले कि भाई नॉर्मल रेंज में है या नहीं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बाउंड्री पे होता है, तो हम उसको बढ़ा लें. जैसे नॉर्मल रेंज है 12 से कम नहीं होना चाहिए, अरे तो मैंने देखा मेरा 11 आ रहा है, भले मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मेरे को 11 से उसको 12 पे ला लेना चाहिए. अरे 2 महीने तुम अनार खा के तो देखो, तुम्हारा हीमोग्लोबिन आराम से 14-15 तक पहुंच जाएगा. है ना. और चुकंदर का जूस पिया करो, मैं खुद भी पीता हूँ चुकंदर का जूस. है ना, मेरा हीमोग्लोबिन अभी 14.5-15 के आसपास है ना, कुछ महीने पहले मैंने करवाया था. तो सीबीसी टेस्ट जो होता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ये 200-300 में हो जाता है, और इसमें आपको सब पता चल जाएगा, आरबीसीएस कितने, डब्ल्यूबीसीएस कितने, प्लेटलेट्स कैसे, है ना, आपका ग्रैन्युलोसाइट्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ये सब आपको पता चल जाएंगे कितने हैं. आपका हीमोक्रिट कितना है, हीमोक्रिट मतलब ब्लड में आरबीसीएस की डेंसिटी कितनी है ना, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है, अब ये है हमारा बोन. बोन मैरो, रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो. रेड बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है आरबीसीएस का. ठीक है, और ब्लड की कंपोजिशन आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स. और हीमोग्लोबिन किस पे प्रेजेंट होता है? आपका आरबीसीएस पे. ठीक है, ये है सिम्टम्स ऑफ एनीमिया. ठीक है, ये है ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया. ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में क्या है? यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे.
ठीक है। विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट देंगे, पेशेंट को डाइट में कुछ चेंज लाने की कहेंगे, है ना। और हम चेक करेंगे कि पेशेंट कोई ऐसा मेडिकेशन तो नहीं खा रहा जिस वजह से उसकी बॉडी में खून नहीं बन रहा है। और यदि बहुत ज्यादा ही खून की कमी हो गई तो सीधे हम खून चढ़ा देंगे, है ना। हम देखेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या है ना। हमने देखा कि भाई बी पॉजिटिव है, तो हम उसको बी पॉजिटिव का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे, है ना। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। व्हाट हैपेंड? ये भूकंप किसने ला दिया? ये तबाही कौन मचा रहा है? प्लीज बंद करो। विशाल विशाल विशाल। विशाल जी, हाँ वेरी गुड, है ना। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ, ठीक है। ए बी ए बी और ओ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? ए बी। तो हम ब्लड चढ़ाने से पहले चेक कर लेते हैं कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है ना। और उसके बाद ही उसको खून चढ़ाते हैं। और एक ब्लड डोनेशन कैंप भी होता है जिसमें हमें उत्साहित किया जाता है कि आप लोग ब्लड डोनेट करो। तो हम लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं तो हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी में कभी हमको ही ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो हम वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो हमको हॉस्पिटल ब्लड दे देगा। अच्छी व्यवस्था है ना। और वैसे साल में व्यक्ति एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। और कहीं कहीं ब्लड डोनेट करने का पैसा भी दिया जाता है, 5 से 10 हजार रुपए, है ना। खून के बदले खून सर। तो मैंने कुछ लोग देखा है बढ़िया खून डोनेट करते हैं, 10 हजार रुपए लेके मोबाइल ले लेते हैं एंड्रॉइड। और रही बात खून बनने की तो वो तो बन ही जाएगा, है ना। नहीं तो उसमें से 1000 2000 रुपए के फल फ्रूट खरीद के खा लो। 100 रुपए किलो अनार आता है सीजन पे, है ना। और आपने 10 किलो भी अनार खा लिया 1000 रुपए का तो बहुत खून बन जाएगा आपकी बॉडी में, है ना। और नहीं तो सबसे सस्ता आइडिया है चुकंदर। चुकंदर तो बहुत ही सस्ता है, 30 40 रुपए किलो। और चुकंदर में तो अनार से भी ज्यादा आयरन रहता है, पता है आपको। लेकिन चुकंदर टेस्टी नहीं होता। मैंने जब पहली बार चुकंदर का जूस पिया तो मुझे उल्टी आने लगी, है ना। आप में से पिया किसी ने चुकंदर का जूस? तो ऐसा है। तो कुछ लोग यदि ज्यादा भी ब्लड डोनेट करना शुरू कर दे लालच पैसा कमाने के लिए तो उनको भी खून की कमी हो सकती है ना। तो ये नहीं इसके सर, ट्रीटमेंट। दूसरों की मदद करने के लिए डोनेट करते हैं सर, पैसों के लिए दूसरों की नहीं। मदद दूसरों की मदद करने के लिए डोनेट करते हो तो ये बात बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग इसलिए ही करते हैं, है ना। अब आपको बिलीव नहीं होगा, कई बार हॉस्पिटल में लोग एक्सीडेंट के केसेस आते हैं और पर्टिकुलर कोई ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं रहता है। सोचो यदि किसी को ब्लड ना मिले तो उसकी जान चली जाएगी कि नहीं। अब कुछ लोग ऐसा है, आपके रिश्तेदार है, आपके जानने पहचानने वाले हैं, या किसी व्यक्ति में इंसानियत बहुत ज्यादा है तो वो आपको ऐसे ही खून दे देगा। पर सब लोग एक एक जैसे रहते हैं क्या? पांचों उंगली एक बराबर है क्या? है ना। बड़े बड़े शहरों में तो लोग नहीं मानते, तो दे खून, आप हो कौन हमारे, ऐसा भी लगता है लोगों को। भाई हम हमारा खून देंगे तो हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो लोग खून बेचने का भी काम करते हैं, ऑर्गन की तस्करी भी तो होती है। मेट्रो सिटीज में क्या होता है, जो ये भिखारी रोड के किनारे लेटे रहते हैं इनको उठा लेते हैं वैन में, बेहोशी का वो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और इनकी किडनी निकाल के इनको वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। अबे सुबह बेचारे सो के उठते तो बोले दर्द क्यों हो रहा है, उनकी किडनी चोरी हो जाती है। ऐसा बहुत होता है, ऑर्गन की तस्करी होती है। तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें है समाज में, कहीं ना कहीं होती है ये, है ना। खून भी बिकता है और कहीं फ्री में भी मिलता है ना। तो ऐसा है। वैसे आप लोग यदि ब्लड डोनेट करते हो किसी की जान बचाने के लिए तो ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट सब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। तो आपका हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो करना चाहिए। वैसे आप में से किसी ने किया है कभी ब्लड डोनेट? हेलो। किया यस किया सर। तो नहीं है सर, करवाया बहुत लोगों का है। अच्छा। करवाया बहुत लोगों का है, खुद का नहीं किया, है ना। एक्चुअल हम लोग रोटरी क्लब में है ना, तो रोटरी क्लब करते रहते हैं। हाँ सही है। ये रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। ये आपका एक मैंने केस आपको बताया था, प्रेगनेंसी वाला, लैक्टेशन वाला और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, ठीक है। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, ये डेफिनेशन है, ये रेड रेड ब्लड सेल्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है,
ठीक है, उसके फंक्शंस है वो क्या करती है। और यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स के बारे में इसका लाइफ स्पान दिया हुआ है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है ना। एरिथ्रोपोइटिन की जरूरत है, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, साइनोकोबुलामिन, विटामिन B12, इनकी यदि बॉडी में पर्याप्त क्वांटिटी है तो ब्लड का फॉर्मेशन बढ़िया होगा। और बोन मैरो भी होना चाहिए, नहीं तो पता चला सब कुछ है और बोन मैरो ही नहीं है। तो बोन मैरो का फिर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, सर्जरी के थ्रू बोन मैरो अंदर डाला जाता है। और ये इसका शेप एंड साइज है, कलर है। और ये आर्टरी और वेन्स में खून बहता है, ठीक है। आर्टरी और वेन हमारी बॉडी की पाइपलाइन है जो कि हार्ट से कनेक्टेड रहती है। हार्ट की वजह से ही पूरी बॉडी में हमेशा खून दौड़ते रहता है, ठीक है, उसका दौरा, उसका सर्कुलेशन बना रहता है। फिर ये क्लासिफिकेशन है, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ब्लड लॉस, inadequate प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, तो इसमें हेमरेज मैंने आपको बताया था, और हीमोलाइसिस हो जाता है। लाइसिस मतलब होता है टूटना, लाइसिस मतलब टूटना। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर किसी चीज को तोड़े तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो लाइसिस मतलब टूटना, तो हीमोलाइटिक मतलब आरबीसीएस का टूटना, तो डिस्ट्रक्शन की वजह से, है ना। और हाइपोप्रोलिफेरेटिव, प्रोलिफरेशन मतलब होता है सेल का बनना, है ना। प्रोलिफरेशन एक सेल से दूसरी सेल का बनना, इसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ केसेस बताए थे, ठीक है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट, कब रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, अब देखो रिक्वायरमेंट बढ़ गई और मिल नहीं रहा तो भी तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा ना। तो ये कंडीशंस है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंट चिल्ड्रन, और किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन के केस में भी बढ़ जाती है नीड, है ना। एरिथ्रोपोइटिन फिर एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। और ये है पैथोफिजियोलॉजी, ये है लैब टेस्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट, और साइन एंड सिम्टम्स, ये इसके इमेजेस हैं। और ये स्प्लीनोमेगाली, और ये एंगुलर चिलाइटिस, और ये WHO के गाइडलाइंस, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया और वेरी सीवियर एनीमिया। और आयरन की जो डिफिशियंसी है उसके कुछ कॉजेज दिए हुए हैं, जैसे बॉडी में एब्जॉर्ब ना होना, ठीक है। और कुछ ड्रग्स है ऐसे जैसे ब्लड थिनर्स, एस्पिरिन, ऐसी ड्रग्स के यूज से भी एनीमिया हो जाता है। ये फॉर्मुलेशन से इनके नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट और पॉलीसेकेराइड्स। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हीमेटेनिक्स क्या होते हैं। हीमेटेनिक्स जो ब्लड बॉडी में ब्लड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं उनको हीमेटेनिक्स बोलते हैं। तो ये सब हीमेटेनिक्स है, ठीक है। हीमेटेनिक्स में क्या आता है, विटामिन B12, विटामिन B9, आयरन और एरिथ्रोपोइटिन, और ये इसके फॉर्मुलेशंस हैं आयरन के, ठीक है। फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट और पॉलीसेकेराइड आयरन कॉम्प्लेक्स। नीचे इनके डोजेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, डोजेस फॉर्म में, और आपका पैरेंटल रूट से भी दिए जाते हैं। तो इमरजेंसी के केस में पैरेंटल रूट से दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन, रेड कलर का दिखता है। तो यहाँ पर आपका ये एनीमिया आज खत्म होता है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब मुझे बताइए प्रैक्टिकल लिखने में कोई डाउट है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। हाँ सर, थोड़ा रिकॉर्ड के बारे में बताओ ना कि कैसे लिखना है। देखो डायग्राम आपको ब्लैंक पेज पे बनाना है, रूलिंग पेज पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। और आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 2 सब्जेक्ट का, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो ये तीनों के आपको एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू कर देना है। और आपको 5 फाइलें लेनी है, एक फाइल लेनी है आपको धागे वाली, ठीक है, जो आपने 11th-12th में धागे वाली फाइल खरीदी होगी, बायोलॉजी, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा। और जिनका सब्जेक्ट मैथ्स होगा उनने शायद नहीं ली होगी ये फाइल, ठीक है। तो आप स्टेशनरी आपके आसपास जो भी है वहां जाएं और 5 फाइल खरीद लें, प्रैक्टिकल लिखना शुरू कर दें। रेफरेंस लिखना मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपको रेफरेंस लिखना है। जब आप रेफरेंस लिखोगे, एम्स हेडिंग डालोगे, एम और ऑब्जेक्टिव, उसके नीचे जब आप रेफरेंस लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, ऑथर को ऑथर का नाम लिखना है, पब्लिकेशन बुक का टाइटल लिखना है, पब्लिकेशन लिखना है, उसका वॉल्यूम यदि कोई है तो वो मेंशन करना है, और पेज नंबर मेंशन करना है कि वो एक्सपेरिमेंट किस पेज नंबर पे उस बुक में दिया हुआ है, ठीक है।
मैंने आपको अभी कल या पर लास्ट क्लास में ही बताया था रिकॉर्ड राइटिंग के बारे में, ठीक है। अभी फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी तो आप सुन सकते हैं। सर भाग्य वाली फाइल में कौन सा सब्जेक्ट का लिखेगा है? भागे वाली फाइल में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लिखना है, और जो बचे कुचे 4 सब्जेक्ट हैं उनमें आपको नॉर्मल फाइल लगेगी, ठीक है। आपके सब्जेक्ट पांचों पता है ना आपको? देखो, आप सबको आपके पांचों सब्जेक्ट के नाम पता होने चाहिए और उनके गाइड हाँ। आपके पास होने चाहिए। आप एरो खरीद लो, है ना, एरिसन पब्लिकेशन का एरो आता है, 100-150 रुपए का एक बुक आएगा, ठीक है। वो आप सभी खरीद लो, सबके पास एक एक बुक एक सब्जेक्ट का होना ही चाहिए। और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना शुरू कर दो। हेडेक मत पालो, टेंशन ज्यादा मत लो, जितना समझ में आता है उतना पढ़ो, बहुत है उतना, ठीक है। सर ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आपने समझाया था उसको धागे वाली फाइल में लिखना है। हाँ, इसको धागे वाली फाइल में लिखना है, ठीक है। और आपको कम से कम 20 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। तो मैंने आपको 15 एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किए थे और एक पीडीएफ शेयर किया था जिसमें बचे हुए 5 एक्सपेरिमेंट है। अभी दिखाऊं क्या? रुको 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ, अभी टाइम भी है हमारे पास। सर निराली प्रकाशन से भी स्टडी कर सकते हैं ना? हाँ, निराली प्रकाशन से भी कर सकते हो। देखो, बुक का ऐसा है, आपका टेस्ट कैसा है, आपको किस बुक से समझ में आ रहा है ना। आप जाओ बढ़िया स्टेशनरी पे 2 4 5 बुक देखो, पलटा के देखो आराम से, संयम से उसको, कि भाई मेरे को किस बुक से समझ में आएगा, क्या मेरे को बाइलिंगुअल बुक तो नहीं लेनी, है ना। हो सकता है किसी की इंग्लिश यदि थोड़ी कमजोर हो तो वो बाइलिंगुअल बुक ले, और किसी की और इंग्लिश यदि बहुत बढ़िया है तो वो इंग्लिश वाली बुक ले ले। पर स्टेशन एक चीज ध्यान रखना, आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि आपकी जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है वो हिंदी टॉलरेट नहीं करती है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी है यूपी में, है ना, और राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कहती है साहब थोड़ा हिंदी में लिख दो, चल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिख दो, हम चला लेंगे काम। लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी आरजीपीवी, ये हिंदी का एक शब्द भी टॉलरेट नहीं करती है, तो आपको फुल्ली इंग्लिश में लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखना। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग कॉलेज तो आते नहीं हो सकता है कोई स्टूडेंट यदि कंफ्यूजन में रहे, उसको यूपी वाला कोई व्यक्ति बता दे कि भाई हिंदी भी चलती हो, तो आप फेल हो जाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए इंग्लिश में लिखना है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ, बहुत काम की है। ये इस चक्कर में मत पढ़ना कि कहीं ई छोड़ दिया तो ए छोड़ दिया तो नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन लिखा है और इसकी स्पेलिंग में यदि आपने कुछ माइनर सी मिस्टेक की है तो इस पे कभी नंबर नहीं कटते, याद रखना है बात, ठीक है। नहीं तो पता चला स्पेलिंग ही स्पेलिंग रट्टा मार रहे हो, ऐसे ही पूरा साल निकाल दिया आपने। तो जैसा भी लिखना है बस समझ में आना चाहिए कि हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है ना। कई लोग जैसे हीमोग्लोबिन को हेमोग्लोबिन भी लिख देते हैं, तो हम उसको सही मान लेते हैं, हम सोचते बच्चे को पता तो है ना, खत्म बात। तो स्पेलिंग रट्टा मत मारना, बस पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। अब जैसे एरिथ्रोपोइटीन, तो मन से बना के लिख देना एरिथ्रोपोइटीन, तो भी चल जाएगा काम है ना। क्योंकि मेडिकल साइंस में ऐसा ही होता है, चला लेते हैं काम, बस समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है। अब डॉक्टर भी तो लिखता, तो कहाँ समझ में आता है, कुछ आता है कि? एम एमबीबीएस का लेकर समझ में नहीं आता सर, अपन तो वही फिर भी डी तो फार्मासिस्ट। हम तो पैरामेडिकल वाले ठीक है। और कोई डाउट? अच्छा हाँ, आपको मैं वो दिखा रहा था फाइल, 1 मिनट। तो थोड़ा सा डाउट ये था कि मैंने स्टेशनरी वाले से पूछा था कि हम्म। निराली प्रकाशन और उसमें हरिसेन के बीच में कौन सी ठीक है, तो उसने चिल्ला दिया सर, उसने बताया ही नहीं। तो वो बोले जो लेना है वो लो, बोले स्पेशल एडिशन इंग्लिश का सिर्फ हरिसेन का आता है। हाँ, सही है। आजकल किसी के पास टाइम कहाँ है बेटा कि कोई किसी को कुछ बताए, बात करे, सब अपने अपने में है, सब बिजी हैं। 1 मिनट में आपको वो दिखा देता हूँ। सर वो एरो में डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो अपन जैसे क्वेश्चन से ही पढ़ सकते हैं ना डायरेक्ट, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अपन को डिटेल में पढ़ना है उसे। मैं देखो जैसे बेटा, आपको है ना, सबसे अच्छा एक काम करता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है ना। आप लोग के पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ो। तो आप वो चीजों को पहले पढ़ लो जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप सब पास हो जाओगे। क्योंकि आपको देखो ना यार, 80 में से 20 नंबर लाने हैं, और कम से कम 40 नंबर का तो हर साल रिपीटेड ही आता है। तो वो रिपीटेड वाला तो कर लो, तो 40 नंबर तो कम से कम ला लोगे तुम, है ना।
फिर उसके बाद समय बचता है और ऐसा लगता है कि नहीं और गहराई में उतरना चाहता हूँ मैं, तो फिर तो यार स्काई हैज नो लिमिट, ऐसे ही कुछ कहावत है ना। हाँ मैं आपको 1 मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, रुको। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी आपको? यस सर, दिख रही है। हाँ यस रही है ना? सर। वैसे मेरे को तो ऐसा स्क्रीन शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पे कुछ पर्सनल है ही नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में जो कुछ है सब पढ़ाई का ही है। नया नया है ना सर अभी लैपटॉप। आपको कैसे पता चला लैपटॉप नया है? अरे सर नीचे होम स्क्रीन चेंज है उसका सर, लेआउट चेंज है। नहीं, पुराने लैपटॉप में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लैपटॉप मेरा सर 6 आप साल ही पुराना। बताए थे उस दिन। अच्छा, मैंने बताया था कि हाँ आपने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहा, मैंने लैपटॉप नया लाया है। अच्छा, आप लोग को मिठाई नहीं खिलाई। बधाई हो सर, बधाई हो सर, बधाई बधाई तो तब हो। दी जाती है जब मिठाई खिलाते हैं। ठीक है ना सर, एड्रेस भेज दे रहे हैं पर्सनली, अच्छा। पहुंचा दीजिए सबके घर पे एक एक डब्बा काजू कतली। मिठाई पहुंचा दी सबके घर। मिनट, कहाँ पर है? 1 मिनट उसको ढूंढ लूं। HP, हाँ ये मिल गया। 5 मिनट का समय है, फटाफट सुन लो, स्नैपशॉट ले लो, या तो रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा, रिकॉर्डिंग दूंगा तो ठीक है। ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, सिलेबस भी बता चुका हूँ, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। ये वीडियो में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, ये है आपके क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में लॉन्ग 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 आंसर्स आते हैं, ठीक है, और आपको लिखने हैं शॉर्ट आंसर्स, और आपको लिखने हैं डेफिनेशंस, सर ठीक है। स्क्रीन सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है शायद, पुरानी वाली अरे स्क्रीन खुली हुई है। पुरानी वाली स्क्रीन खुली हुई है क्या? एक विंडो मिनट। हेलो। 1 मिनट, हाँ हाँ 1 मिनट अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं। स्टॉप शेयरिंग। कितनी स्ट्रेंथ है आज की? अटेंडेंस ले लीजिएगा शाकिब। हाँ सर, ले ली। हाँ, वेरी गुड। शाकिब भाई, मैं साकिब तो लेट आया हूँ, मेरी अटेंडेंस है या नहीं है? शाकिब भाई हम भी लेट आए थे, देख लेना थोड़ा सा। हाँ। साकिब हमारी भी ले लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, ठीक है। देखिए, इसमें आपको आता है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। मतलब सेल का आपको लेबल डायग्राम बनाना है, और सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, और न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल, DNA और RNA। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब आपको बताना है। डिस्कस द इपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव इन डिटेल। इपिथेलियल टिश्यू आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिफाइन टिश्यू एंड क्लासिफाई देम। टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताना है और उसको डिफाइन करना है। डिफाइन बोन विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बोन का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। बोन के टाइप्स बता सकते हो आप इसमें, जैसे फ्लैट बोन है, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है। बोन के नाम लिख सकते हो, बोन की डेफिनेशन लिख सकते हो, बोन की कंपोजिशन लिख सकते हो। सबसे ज्यादा बोन में क्या होता है? कैल्शियम होता है ना। कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब बोन की कंपोजिशन है। डिस्कस इन डिटेल जॉइंट्स, है ना। आपको जॉइंट्स के बारे में लिखना है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हुआ, पाइवोट जॉइंट हुआ, है ना, फाइब्रॉइड जॉइंट हुआ, हमारे क्रेनियम में होता है, ठीक है। ये जॉइंट के बारे में आपको लिखना है। राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अभी बताया है, अभी बताया है ना। ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? WBCS, RBCS और प्लेटलेट्स। और इनके फंक्शन बताना है, इनका इमेज बनाना है ना। WBCS का बनाना है, WBCS का तो शेप एंड साइज चेंज होते रहता है, RBCS का फिक्स होता है ना। तो इनके आपको फंक्शंस बताने हैं और इनके इमेज बनाने हैं। और इसमें आपको WBCS के फर्दर टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स, है ना, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस मतलब होता है जो इम्यून सेल है वो पैथोजन के पास जाएगा,
और पैथोजन को इंगल्फ कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, पचा लेगा उसको और फिनिश कर देगा। अब आता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। इसमें 13 फैक्टर होते हैं ना, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम, विटामिन के की जरूरत पड़ती है ना, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको बताना है, ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है ना, फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड क्या होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन, हार्ट का डायग्राम बनाना है और उसके फंक्शंस बताने हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक, जीआई टी जो होता है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसके आपको पार्ट्स के नाम लिखने हैं, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बतानी है और फंक्शंस बताने हैं। जीआई ट्रैक क्या करता है, खाना पचाने का काम, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट्स फंक्शन, राइट द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें आपको डिफरेंस लिखना है ना। एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है, मतलब व्यक्ति को जगा देगा। आपके सामने यदि शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? शेर आ जाए तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सर, नर्वस सिस्टम की सुनेंगे हम। हाँ, तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें एड्रेनालिन काम करता है और ये आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता पैदा कर देता है, आपके अंदर एक शक्ति पैदा कर देता है एड्रेनालिन, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जब एड्रेनालिन सिक्रीट होगा, या तो आप शेर से लड़ जाओगे या तो आप पूरी पोटेंशियल के साथ भाग जाओगे, है ना। मतलब जब इंसान की जान खतरे में आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एग्जाम आपके पास आ रहे हैं तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक। पढ़ना है साहब, नींद नहीं आएगी आपको। एक सर होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। पढ़ना है, क्या? पढ़ने जाते तो नींद आ जाती है सर वैसे ही। नहीं, एग्जाम टाइम पे भी नींद आती है? नहीं, हाँ सर, एग्जाम मैं टाइम सो पे। जाता हूँ। क्या बात है, आपके नर्वस सिस्टम पे थोड़ा सा वैसे फिजियोलॉजी पढ़ ऑफ के यूरिन बताओ। फॉर्म, physiology of urine formation, what is anatomy and physiology of urinary system, describe the hormones and its function of pituitary gland, thyroid gland, the anatomy of male and female reproductive system, uh, write short notes on, short notes लिखने के लिए आता है scope of anatomy and physiology, muscular tissue, disorder of joints, function of WBCS and RBCS, define platelets, disorder of joints, mechanism of blood clotting, importance of blood group, lymph glands, disorder of skeletal muscles. शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है डिफाइन सेल, डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप, डिफाइन ब्लड, डिफाइन lymph node, function of secretory glands, physiology of renal disease, function of heart, define nervous system, define midbrain, function of cranial nerves, define tongue, tongue मतलब जीभ, define renin angiotensin system, define pregnancy, define mitochondria and microsomes, और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, लिम्फेटिक सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ पेन, रिफ्लेक्स एक्शन, इडीमा, ब्लड प्रेशर, ब्रेन, ब्लड ग्रुप, कार्डियक साइकिल, हाइपरटेंशन, डिस्फेजिया, कार्डिक एरिथमिया, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और डायरेक्शनल टर्म्स एंड प्लेन्स ऑफ बॉडी, और डिफाइन न्यूरॉन। जितने मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हैं, इनको आप स्पेशल फोकस के साथ पढ़ लेना और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप आज की क्लास यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं और इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो जो लोग सर नहीं ये देख ग्रुप में पाए, डाल देना ना सर। हाँ मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, और जो लोग क्लास नहीं देख पाए हैं वो उस लिंक पे क्लिक करके आराम से बैठ के चाय पीते हुए देख लेना रात में, या जब ओके सर। देखना है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बाय। सर। यू टू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। कुलदीप कुलदीप गया क्या? नहीं हूँ भाई, मैं कैसे जाऊंगा।
बाहुबली है हमारा, कैसे जाएगा वो? अरे यार क्यों लेते हो भाई? अरे नहीं यार भाई। अभी रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई है। अच्छा सर सुनना चाहते थे क्या बात होगी जाने